प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हमने अब तक लेक्चर 11 में पढ़ा था कि आयु के योग गुणधर्म क्या होते हैं। आज हम देखते हैं आयु के अदिश गुणन के गुणधर्म के संबंध में। आइए देखते हैं। पहला जो गुणधर्म है कि यदि हम किसी अचर से, इसे कहेंगे आयु के अदिश गुणन के गुणधर्म। तो यदि हम किसी आयु के योग में, दो आयु का योग हमने कर दिया है, तो उस योग में किसी अचर से गुणा करें, कोई भी कांस्टेंट राशि हो उससे गुणा करें, तो जो अचर का गुणा है योगात्मक आयु के प्रत्येक अवयव से होता है। जैसे उदाहरण ले लें कि के कोष्ठ में ए धन बी लिया हमने, तो यहाँ पर ए धन बी क्या है? योगात्मक आयु है। हमने के हमारा क्या है? कांस्टेंट है, अचर, इसका गुणा करा ए धन बी में, तो जो ये मान हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए धन के बी, अर्थात ए के प्रत्येक अवयव के साथ के का गुणा। इसी प्रकार बी के प्रत्येक अवयव के साथ के का गुणा हो जाएगा। इसका एक उदाहरण और लेते हैं कि हमारे पास आयु ए है और हमने किसी अचर राशि के प्लस एल से इसमें गुणा करा। अचर राशि के प्लस एल से हमने आयु ए में गुणा करा। जो आयु ए का गुणा है वो के से भी होगा और एल से भी होगा, यानी आयु के प्रत्येक अवयव का गुणा के से भी होगा और एल से भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मान होगा वो होगा के ए प्लस एल ए, अर्थात के प्लस एल कोष्ठ के अंदर गुणा गया ए बराबर के ए धन एल ए। अब आयु गणन के अन्य गुणधर्म भी हैं। जैसे यदि हमारे पास ए बी परिभाषित होता है, यानी ए का गुणा बी से परिभाषित है, तो यह आवश्यक नहीं है कि बी ए बी परिभाषित हो, अर्थात ए का गुणा तो बी से है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि बी का गुणा ए से हो। हम कह सकते हैं कि ए बी आवश्यक नहीं कि बी ए के बराबर हो, ए बी ए के बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं कि यदि ए बी परिभाषित है तो बी ए परिभाषित होगा या नहीं होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। एक और गुणधर्म है इसका गुणन का आयु के संदर्भ में कि हमारे पास यदि ए बी और सी तीन आयु हों, तो गुणन के संदर्भ में ये आयु यानी तीन आयु ए बी और सी सहचारी नियम का पालन करते हैं। सहचारी नियम का पालन करते हैं, अर्थात ए डॉट बी यानी ए गुणा गया बी कोष्ठ के अंदर डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी होगा, यानी ए डॉट बी कोष्ठ के अंदर डॉट सी बराबर ए डॉट कोष्ठ के अंदर बी डॉट सी होगा। इसमें एक गुणधर्म और है कि वितरण नियम, गुणा का योग पर वितरण नियम आप पढ़ते हुए आए हैं, गुणा का योग पर वितरण नियम। तो ए डॉट बी धन सी लिया हमने, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी धन ए डॉट सी। तो यहाँ हमने क्या किया है? हमने गुणा का योग पर वितरण कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं वितरण नियम या गुणा का योग पर वितरण नियम। अब कुछ गुण और हैं इसमें। एक है गुणात्मक तत्सम्मक। तत्सम्मक का अर्थ होता है इकाई। तो किसी आयु ए का गुणात्मक तत्सम्मक आयु जो होता है वो आई होता है, अर्थात वह अवयव होगा जिसमें हम आयु का गुणा करें या जिससे आयु में गुणा करें,
तो आयु का मान अपरिवर्तित रहे, यानी आयु के मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो ऐसा अवयव गुणात्मक तत्समक कहलाता है। आयु की स्थिति में जो गुणात्मक तत्समक होता है उसे हम आई से निरूपित करते हैं, कैपिटल आई से, और कह सकते हैं कि ए डॉट आई बराबर आई डॉट ए होता है। यानी हम ए में गुणा करें आई का तो भी मान ए आएगा, और आई में गुणा करें ए का तो भी मान ए आएगा। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपके सारणिक में भी काम में आएगा, अतः आप इसे यहीं आयु में सीख लें तो आपके लिए हितकारी होगा। देखते हैं, ध्यान से देखना है। तो आयु का गुणन, तो दो आयु ए और बी का, पहले तो हम देखते हैं कि दो आयु का गुणन होता है या नहीं होता है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो दो आयु हमारे पास एक आयु है, दूसरा आयु आपके पास बी है, हमने दो आयु लिए, तो इनका गुणन तभी होगा या तभी परिभाषित होता है, ध्यान देना, जब ए के स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। ध्यान देना, ए और बी का गुणा तभी होगा जो हम ये देख लें कि जो ए में स्तंभ की संख्या है, यानी ए में जो स्तंभ का मान है, स्तंभ की संख्या है, वह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब हमने एक आयु ए लिया जिसकी कोटि है m गुणा ज्ञान, हमने कहा ए m गुणा ज्ञान। अब इसका गुणा किया दूसरे आयु बी में, और जो बी की कोटि है वह n गुणा ज्ञा p है। हमने क्या देखना है, हमने ए का स्तंभ देखना है जो कि यहाँ पर कितना है n है, और बी की पंक्तियाँ देखनी है, वो भी n है, क्योंकि ए और बी की स्तंभ और पंक्तियों का मिलान हो रहा है, अतः इसका गुणन संभव है। तो जो गुणनफल आएगा उसकी जो कोटि होगी वो हम जो बराबर स्तंभ और पंक्तियों की संख्या है उसे छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो लिख देंगे। तो हमारे पास था कि ए m गुणा गया n गुणा गया b n गुणा गया p, क्योंकि n बराबर हैं, इसलिए जो परिणाम आएगा, गुणनफल आएगा, उसकी कोटि होगी m गुणा गया p। इसे हम लिख सकते हैं c m गुणा गया p। तो स्तंभ बराबर पंक्ति बराबर n बराबर वाला क्रम कोटि को हम क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं। तो a बराबर ए आई जे m गुणा गया n लिखा, b बराबर स्मॉल b आई जे n गुणा गया p लिखा। तो ए आई जे m गुणा गया n गुणा गया बी आई जे n गुणा गया p। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर n बराबर हैं, पहले का जो स्तंभ है दूसरे की पंक्तियों के बराबर हो रहा है, अतः जो परिणाम होगा ए आई जे गुणा गया बी आई जे, जो इसकी कोटि होगी वो होगी m गुणा गया p। तो हम ए आई जे गुणा गया बी आई जे की जगह एक नया आयु सी आई जे लिख देते हैं। तो हम कह सकते हैं ए आई जे m गुणा गया n गुणा बी आई जे n गुणा गया p बराबर सी आई जे m गुणा गया p होगा। अतः ए बी ए डॉट बी या ए गुणा गया बी या ए बी परिभाषित है, इसलिए n के विलुप्त होने पर जो ए बी का मान है आयु की कोटि होगी m गुणा गया p। ये तो बेटा 2 गुणा गया 2 कोटि के आयु का गुणनफल था। आइए देखते हैं एक उदाहरण। मैंने इस लेक्चर में सिर्फ प्रश्न लिया है और लेक्चर 13 में मैं इसका हल लिखूंगा। तो प्रश्न मैंने लिखा है कि गुणन की क्रिया कब होगी। हमें 3 आयु दिए हैं, ए आयु दिया है ए बी और सी। तो जो ए आयु है इसमें क्या है, एक तो आपके क्या है पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि होगी जो होगी वो होगी 1 गुणा गया 3। लिखते हैं ए बराबर
मैट्रिक्स का चिन्ह ए बी सी, एक गुणा गया 3। मैंने बी अवयव लिया, ये वर्ग अवयव है, ये 3 गुणा गया 3 कोटि का अवयव है। तो जो पहली पंक्ति है वह है एक्स वाई जेड, दूसरी पंक्ति है वह है पी क्यू आर, और जो तीसरी पंक्ति है वह है एस टी भी। तो जो ये अवयव है ये 3 गुणा गया 3 कोटि का है। तीसरा मैंने जो अवयव लिया है वो सी लिया है, तो सी बराबर एक्स वाई और जेड, यानी एक ही स्तंभ लिया 3 पंक्तियाँ ली है। तो कह सकते हैं ये 3 गुणा गया 1 कोटि का अवयव है। अब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि क्या ए का गुणा बी से संभव है या ए बी का गुणा सी से संभव है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही।